बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ा? बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा। बढ़ती हुई आबादी का पर्यावरण पर अत्यंत विपरीत प्रभाव पड़ा। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों मनुष्य की ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों मनुष्य की ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों मनुष्य की आवाज़ और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। आवाज़ और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। आवाज़ और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों मनुष्य की आवाज़ और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों मनुष्य की आवाज़ और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ी, त्यों-त्यों मनुष्य की आवाज़ और भोजन की ज़रूरत बढ़ती गई। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके लिए वनों की अंधाधुंध कटाई की गई ताकि लोगों के लिए घर बनाया जा सके। इसके अलावा सागर के किनारे सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई। अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई। अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई। इसके अलावा सागर के किनारे अतिक्रमण कर नई बस्तियां बसाई गई। इन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ। इन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ। इन दोनों ही कार्यों से पर्यावरण असंतुलित हुआ। इससे असमय वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। इससे असमय वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। इससे असमय वर्षा, बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान। अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान। अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान। बाढ़, चक्रवात, भूकंप, सूखा। अत्यधिक गर्मी एवं आंधी तूफान के अलावा तरह तरह के नए नए रोग फैलने लगे। के अलावा तरह तरह के नए नए रोग फैलने लगे। के अलावा तरह तरह के नए नए रोग फैलने लगे। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में जहर भर दिया। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में जहर भर दिया। इस प्रकार बढ़ती आबादी ने पर्यावरण में जहर भर दिया। Before we move further, if you are new here, please subscribe to the channel and press the bell icon to get notification of new lessons and MCQs. If you like the content we make, please like the video by giving it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली क्यों लगवानी पड़ी? लेखक की फ्लैट के रोशनदान में लेखक की फ्लैट के रोशनदान में लेखक की फ्लैट के रोशनदान में दो कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। दो कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। दो कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। लेखक की फ्लैट के रोशनदान में दो कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। लेखक की फ्लैट के रोशनदान में दो कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। लेखक की फ्लैट के रोशनदान में दो कबूतरों ने घोंसला बना लिया था। कबूतर अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कबूतर अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए कबूतर अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए वहां बार बार आया जाया करता था। वहां बार बार आया जाया करता था। वहां बार बार आया जाया करता था। कबूतर अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए वहां बार बार आया जाया करता था। कबूतर अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए वहां बार बार आया जाया करता था। कबूतर अपने छोटे बच्चों की देखभाल के लिए वहां बार बार आया जाया करता था। इस आवाजाही में
कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। इस आवाजाही में कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। इस आवाजाही में कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। इस आवाजाही में कई वस्तुएं गिरकर टूट जाती थी। इसके अलावा पुस्तकें और अन्य वस्तुएं गंदी कर देते थे। इसके अलावा पुस्तकें और अन्य वस्तुएं गंदी कर देते थे। इसके अलावा पुस्तकें और अन्य वस्तुएं गंदी कर देते थे। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। कबूतरों से होने वाली परेशानी से बचने के लिए लेखक की पत्नी को खिड़की में जाली लगवानी पड़ी। समुद्र के गुस्से की क्या वजह थी? उसने अपना गुस्सा कैसे निकाला? समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों की स्वार्थ एवं लालच। समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों की स्वार्थ एवं लालच। समुद्र के गुस्से की वजह थी बिल्डरों की स्वार्थ एवं लालच। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। बिल्डरों ने लालच के कारण सागर के किनारे की भूमि पर बस्तियां बसाने के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनानी शुरू कर दी। इससे समुद्र का आकार घटता गया। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता जा रहा था। और वह सिमटता जा रहा था। और वह सिमटता जा रहा था। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता जा रहा था। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता जा रहा था। इससे समुद्र का आकार घटता गया और वह सिमटता जा रहा था। मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच से समुद्र को गुस्सा आ गया। मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच से समुद्र को गुस्सा आ गया। मनुष्य के स्वार्थ एवं लालच से समुद्र को गुस्सा आ गया। उसने अपने सीने पर दौड़ती तीन जहाजों को उसने अपने सीने पर दौड़ती तीन जहाजों को उसने अपने सीने पर दौड़ती तीन जहाजों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया। बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया। बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। उसने अपने सीने पर दौड़ती तीन जहाजों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। उसने अपने सीने पर दौड़ती तीन जहाजों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। उसने अपने सीने पर दौड़ती तीन जहाजों को बच्चों की गेंद की भांति उठाकर फेंक दिया, जिससे वे औंधे मुंह गिरकर टूट गए। मिट्टी से मिट्टी मिले, खो के सभी निशान, किसमें कितना कौन है, कैसे हो पहचान। इन पंक्तियों के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि यह कहना चाहता है कि सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। सभी प्राणियों का निर्माण एक ही मिट्टी से हुआ है। इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है। इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है।
इस शरीर में न जाने कौन कौन सी मिट्टी मिली हुई है। इसका बोध किसी को नहीं होता। इसका बोध किसी को नहीं होता। इसका बोध किसी को नहीं होता। सभी मनुष्य समान हैं। सभी मनुष्य समान हैं। सभी मनुष्य समान हैं। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। उनमें भेदभाव करना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। पशु पक्षियों को भी वही परमात्मा बनाता है जो मनुष्य को बनाता है। तो उनको अलग अलग कर बताना उचित नहीं है। नेचर की सहनशक्ति की एक सीमा होती है। नेचर के गुस्से का एक नमूना कुछ साल पहले बंबई में देखने को मिला था। प्रकृति बहुत सहनशील और दयालु है। प्रकृति बहुत सहनशील और दयालु है। प्रकृति बहुत सहनशील और दयालु है। वह मनुष्य की जातियों और छेड़छाड़ को एक हद तक बर्दाश्त करती है। वह मनुष्य की जातियों और छेड़छाड़ को एक हद तक बर्दाश्त करती है। वह मनुष्य की जातियों और छेड़छाड़ को एक हद तक बर्दाश्त करती है। वह मनुष्य की जातियों और छेड़छाड़ को एक हद तक बर्दाश्त करती है। वह मनुष्य की जातियों और छेड़छाड़ को एक हद तक बर्दाश्त करती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो प्रकृति अपना विनाश दिखाने लगती है। तो प्रकृति अपना विनाश दिखाने लगती है। तो प्रकृति अपना विनाश दिखाने लगती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो प्रकृति अपना विनाश दिखाने लगती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो प्रकृति अपना विनाश दिखाने लगती है। लेकिन जब पानी सिर से ऊपर हो जाता है तो प्रकृति अपना विनाश दिखाने लगती है। इस गुस्से में जो कोई भी उसके सामने आता है। इस गुस्से में जो कोई भी उसके सामने आता है। इस गुस्से में जो कोई भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं बख्शती। वह किसी को नहीं बख्शती। वह किसी को नहीं बख्शती। इस गुस्से में जो कोई भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं बख्शती। इस गुस्से में जो कोई उसके सामने इस गुस्से में जो कोई भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं बख्शती। इस गुस्से में जो कोई भी उसके सामने आता है वह किसी को नहीं बख्शती। यह उदाहरण बहुत डरावना था। यह उदाहरण बहुत डरावना था। यह उदाहरण बहुत डरावना था कि मुंबई के निवासी डर के मारे कि मुंबई के निवासी डर के मारे कि मुंबई के निवासी डर के मारे अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। यह उदाहरण बहुत डरावना था कि मुंबई के निवासी डर के मारे अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। यह उदाहरण बहुत डरावना था कि मुंबई के निवासी डर के मारे अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। यह उदाहरण बहुत डरावना था कि मुंबई के निवासी डर के मारे अपने अपने पूजा स्थलों पर जाकर प्रार्थना करने लगे। प्रकृति ने समुद्र तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैर रहे। प्रकृति ने समुद्र तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैर रहे। प्रकृति ने समुद्र तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैर रहे। प्रकृति ने समुद्र तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैर रहे 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया। 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया। 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया। प्रकृति ने समुद्र तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैर रहे 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया। प्रकृति ने समुद्र तूफान का रूप धारण कर अपने सीने पर तैर रहे 3 जहाजों को उठाकर समुद्र से बाहर फेंक दिया।
जो जितना बड़ा होता है उसे उतना ही कम गुस्सा आता है। आशय स्पष्ट कीजिए। इतिहास गवाह है कि बड़े लोग शांति स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े लोग शांति स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। इतिहास गवाह है कि बड़े लोग शांति स्वभाव वाले, उदार और महान होते हैं। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है। परंतु जब उन्हें क्रोध आता है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है, तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। उनकी सहनशीलता भी अधिक होती है, परंतु जब उन्हें क्रोध आता है तो यह क्रोध विनाशकारी होता है। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेटकर रख दिया। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेटकर रख दिया। मनुष्य अपने स्वार्थ के लिए समुद्र को समेटकर रख दिया। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है, परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है, परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है, परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। पहले विशालाकार समुद्र सहता जाता है, परंतु क्रोधित होने पर भारी तबाही मचाता है। इस बस्ती ने न जाने कितने परिंदों चिड़ियों से उनका घर छीन लिया है। इनमें से कुछ शहर छोड़कर चले गए हैं, जो नहीं जा सके हैं उन्होंने यहाँ वहाँ डेरा डाल लिया है। आशय स्पष्ट कीजिए। इन पंक्तियों के आशय यह है कि इन पंक्तियों के आशय यह है कि इन पंक्तियों के आशय यह है कि मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए अनेक पेड़ों को काटना पड़ा। अनेक पेड़ों को काटना पड़ा। अनेक पेड़ों को काटना पड़ा। मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए अनेक पेड़ों को काटना पड़ा। मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए अनेक पेड़ों को काटना पड़ा। मुंबई में समुद्र के किनारे मानवों की बस्ती बसाने के लिए अनेक पेड़ों को काटना पड़ा, जिससे न जाने कितने पशु पक्षियों को जिससे न जाने कितने पशु पक्षियों को जिससे न जाने कितने पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े, जिससे न जाने कितने पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। जिससे न जाने कितने पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। जिससे न जाने कितने पशु पक्षियों को अपने घोंसले व आश्रय स्थल खोने पड़े। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही दूसरे स्थानों में जाने को विवश होकर शहर से कोसों दूर चले गए हैं। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही दूसरे स्थानों में जाने को विवश होकर शहर से कोसों दूर चले गए हैं। इस कारण पक्षी एवं जानवर दोनों ही दूसरे स्थानों में जाने को विवश होकर शहर से कोसों दूर चले गए हैं। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। 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 कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। कुछ पक्षी प्राकृतिक आवास के अभाव में इधर उधर भटक रहे हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर वे मनुष्य के
घरों की दालानों और छज्जों पर, वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसले बनाने को विवश हैं। घोंसले बनाने को विवश हैं। घोंसले बनाने को विवश हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसले बनाने को विवश हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसले बनाने को विवश हैं। वे मनुष्य के घरों की दालानों और छज्जों पर घोंसले बनाने को विवश हैं। शेख अयाज के पिता बोले, नहीं, ये बात नहीं है। मैंने एक घरवाले को बेघर कर दिया है। उस बेघर को कुएं पर उसके घर छोड़ने जा रहा हूँ। इन पंक्तियों में छिपी हुई उनकी भावना को स्पष्ट कीजिए। शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दयाभाव रखते थे। शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दयाभाव रखते थे। शेख अयाज के पिता जीवों के प्रति दयाभाव रखते थे। एक बार वे कुएं से नहा करके वापस आए और खाना खाने बैठ गए। एक बार वे कुएं से नहा करके वापस आए और खाना खाने बैठ गए। एक बार वे कुएं से नहा करके वापस आए और खाना खाने बैठ गए कि उन्हें अपनी बाह पर एक चिमटा दिखाई दिया। कि उन्हें अपनी बाह पर एक चिमटा दिखाई दिया। कि उन्हें अपनी बाह पर एक चिमटा दिखाई दिया। अभी वे पहला कौर उठाए ही थे कि उन्हें अपनी बाह पर एक चिमटा दिखाई दिया। अभी वे पहला कौर उठाए ही थे कि उन्हें अपने बाह पर एक चिमटा दिखाई दिया। अभी वे पहला कौर उठाए ही थे कि उन्हें अपनी बाह पर एक चिमटा दिखाई दिया। वे भोजन छोड़कर उठ गए और चिमटे को उसका घर कुएं के पास छोड़ने चल पड़े। वे भोजन छोड़कर उठ गए और चिमटे को उसके घर कुएं के पास छोड़ने चल पड़े। वे भोजन छोड़कर उठ गए और चिमटे को उसके घर कुएं के पास छोड़ने चल पड़े। उन्होंने पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा। उन्होंने पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा। उन्होंने पत्नी से कहा कि इस बेघर को उसके घर छोड़कर भोजन करूंगा। उनके इस कथन में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। 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 उनके इस कथन में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। उनके इस कथन में जीवों के प्रति संवेदनशीलता और दयालुता का भाव छिपा है। Thank you for watching. Hope you like this video. If you do like, then please give it a thumbs up and share the video with your friends and classmates. If you are new here, do subscribe to the channel and press on the bell icon so that you will not miss out on the latest lessons and MCQs.